हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जा रहे हैं करने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये काफ़ी इजी चैप्टर है। ज़्यादा इसमें आपको क्या कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस वैसे रहता नहीं है, काफ़ी इजी है। काफ़ी बच्चों को इजी लगता है ये चैप्टर। आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्यों बच्चे इसको इजी कहते हैं। तो बिना किसी और बात के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो, लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। देखिए यहाँ पे इसने ये जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी में बेसिकली आपको ज़्यादातर ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो वो आपको प्रैक्टिकल करने को कहेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने मिल्क को गर्मी के समय में, अभी जुलाई उलाई के समय में आप ऐसे ही रख दो, तो उससे क्या होगा आप एक करके देखना कि क्या होगा। ये ऐसे ही कुछ पॉइंट्स देता है। बीच बीच में आपको देखोगे भी कि एनसीईआरटी ज्यादातर आपके प्रैक्टिकल साइड पे ज्यादा फोकस करता है कि आप ये करके देखो। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, नीचे देखते हैं। इन ऑल द एब सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous class. Whenever a chemical change occurred, we can say that a chemical reaction has taken place. अब ये कहना क्या चाह रहा है कि इन जो ऊपर दिए हुए सिचुएशंस हैं, जो चार पांच पॉइंट्स हैं, उनमें आप देखोगे कि आप जैसे कि वहां दूध दिया हुआ है कि दूध आप गर्मी के समय में रूम टेम्परेचर मतलब क्या, ऐसे ही रूम में बस गर्मी के समय में जो भी टेम्परेचर रहता है उसी टेम्परेचर पे रूम में आप रख दो, तो आप देखोगे कि उसका अपीयरेंस कुछ चेंज हो जाएगा। इन सारे सिचुएशन में ऐसा ही होगा। तो इन्होंने इसमें यही बोला है कि आप अपने 9th क्लास में पढ़े हो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो अगर आपको अगर ना याद आए तो मैं आपको बता दूं, केमिकल चेंज यही होता है कि एक उसके फिजिकल फॉर्म से दूसरी फिजिकल फॉर्म में उसको चेंज हो जाना, और उसको हम लोग वापस से उसको उसके पुराने वाले इनिशियल स्टेज में जैसा उसका स्टेट था वैसे उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल चेंज की अगर आप बात करोगे तो फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिनको कि आप वापस से उसके इनिशियल स्टेट में ला सकते हो। और इनिशियल मतलब होता है उसके शुरुआती समय का जो उसका स्टेट होता है उसको कहते हैं। ठीक। आगे देखते हैं हम। You may prefer a wonderful has to what is actually mean by a chemical reaction. How do you we come to know the chemical reaction will take place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. तो वही है, इसने कहा चलिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि क्या होता है। ये आपके स्कूलों में भी कराया जाता है ये वाली एक्टिविटी। इसको कहते हैं मैग्नीशियम ड्रिवन जो बर्निंग होता है। आप जब इसको करोगे तो ये काफी ज्यादा वाइट लाइट जनरेट करता है, आप ढंग से देख भी नहीं पाओगे। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। आई ग्लासेस क्यों कहा रखा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आंखों पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है, इसी वजह से। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 centimeter long by the rubbing with a sandpaper. Hold it with a pair of the tongue. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so the form in the watch glass as shown in the figure. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eye. What do you observe? तो ये ऐसे ही एक्टिविटीज जो भी, और मैं आपको बता दूं बच्चों, जो भी ये एक्टिविटीज होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक। अगर आप सोच रहे हो कि चलो ये ऐसे ही एक्टिविटी दिया है हम इसको छोड़ देते हैं, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा आप, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ के यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बस ये कहा है कि ये चलो हम एक काम करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको हम सैंड पेपर से रब कर देते हैं, और क्या कहते हैं फिर उसको जला के देखते हैं। अब उन्होंने पूछा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट को करोगे तो उसमें क्या होगा कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, पहली बात तो आप उसको रब क्यों करते हो, ये क्वेश्चन उठ सकता है। वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एक लेयर होता है ना उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है, एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर वो बना लेता है।
तो उसी को हटाने के लिए, क्योंकि अगर वो लेयर नहीं हटेगा तो वो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने में काफी दिक्कत होगा, तो इसीलिए उसको हटाने के लिए हम लोग उसको पहले रब करते हैं। ठीक। तो फिर उसको जब हम लोग रब कर लेते हैं, फिर बाद में हम उसको जब जलाते हैं तो एक बहुत ही ब्राइट वाइट लाइट जिस में बर्न होता है, जिससे हमारे आंखों में काफी दिक्कत होती है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि आप एक ग्लास पहन के ये एक्सपेरिमेंट करना। तो यही हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक। आप चाहो तो यूट्यूब पे भी इसके क्या कहते हैं काफी अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, अगर आपके स्कूलों में ना होता हो तो आप वहां भी देख सकते हो। वैसे तो हमारे समय में हमारे स्कूल में तो हुआ ही था। वैसे बहुत इजी है, ये कराते ही होंगे लगभग हर के स्कूलों में। आगे देखते हैं। You must have observed that magnesium burn with a dazzling white flame and change into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is a form due to the reaction between the magnesium and oxygen present between the air. वही मैंने कहा, जैसे मैंने कहा था वही यहाँ से बताया इन्होंने। ठीक। आप देखो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, चलिए इनको देखते हैं। तो ये है एक्टिविटी 1.2। टेक अ लीड नाइट्रेट solution in a test tube, add potassium iodide solution। ठीक। तो यहाँ लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो यहाँ दिया है टेक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन्होंने पूछा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ साइड में आपको रिएक्शन लिख के दिखाया है। PbNO3 होता है लीड नाइट्रेट होता है। ठीक। और KI जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड होता है। आप जो है बच्चों नोट करते हुए चलो इसे। ठीक, क्योंकि ये आपको आगे ना जरूरत पड़ सकता है। और जब आप ऐसे आप पूरे अच्छे से रिएक्शंस लिखते हो ना तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक। तो इसलिए मैंने आपको ये सब लिख के भी दिखा दिया काफी डिटेल में, जो कि आपको यहाँ देखोगे तो इसमें भी नहीं लिखा है। मैं कलर भी लिख दिया हूँ, तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे। तो यहाँ मैं रिएक्शन लिख के दिखा दिया हूँ आपको साइड में। क्या बनेगा, PbI2 बनेगा। तो वो किस कलर का होता है, येलो कलर का PPT बनता है। PPT को आप तो जानते ही होंगे कि एक सॉलिड होता है। ठीक। वो सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है जो, वही बनेगा। ठीक। और KNO3 वो कलरलेस सोल्यूशन होता है। ठीक, कलरलेस सोल्यूशन होता है। मैं सोल्यूशन नहीं लिखा, एक्वस उसको बोलते हैं, वो मैं नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आप देख लेना वो कलरलेस हो जाता है। ठीक। तो ये रिएक्शन होता है, ये आपने ऑब्जर्व किया। अगर यहाँ जैसे लेट्स उस एग्जाम में जैसे आ गया अगर ये कि ये लीड नाइट्रेट है और हमने उसको पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में डाला है, तो वो रिएक्शन पूछ लिया। ठीक। तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। इसीलिए मैंने ये आपको रिएक्शन भी लिख के दे दिया है कि आप इसे भी नोट कर लो। ठीक। और अगली एक्टिविटी में क्या पूछा है उन्होंने कि take a few zinc granule in a conical flask or test tube, add a dilute HCl और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मेरी आदत है मैं उसको HCl पढ़ता हूँ। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे भी मैं H2SO4 पढ़ता हूँ, इसलिए आप थोड़ा देख लेना बच्चों। ठीक ना। तो मैं जब H2SO4 कहूँ तो यानी कि यह सल्फ्यूरिक एसिड, जब HCl बोलूँ यानी कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दिस, take handle the acid with care. Do you observe anything happen around the zinc granule? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in the temperature? तो इसमें जो पहली बात बच्चों इसमें पूछा है टेम्परेचर का, तो हाँ टेम्परेचर में चेंज होता है। और आपके नाइन्थ में चैप्टर तो होगा ही जिसमें आपने कंडक्शन ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने एक पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक। ठीक। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये आप पॉइंट्स नोट कर चलो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। एनसीईआरटी भले ही ना दिया रहा है लेकिन वो पूछ लेता है, इसलिए आप ये पॉइंट्स नोट कर चलो। ठीक। तो क्या होता है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप आराम से नोट करते चलो। ये जो होता है रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो मैंने रिएक्शन इसने बोला है एनसीईआरटी ने, ये मैंने साइड में लिख दिया है, देख सकते हो आप। Zn+HCl, इससे हमारा क्या बनेगा ZnCl2, जो कि एक वाइट कलर का एक्वस सोल्यूशन बनता है और H2O गैस निकल जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो H2O गैस निकल रहा है। तो आप अगर उसको जैसे कि वहां से गैस निकल रहा है तो वहां कोई कैंडल लेते आओ या फिर कोई माचिस जला के वहां पे लेते आओ ना, तो वो जब उसके साथ रिएक्शन करेगा वो गैस उस फायर के साथ, तो पॉप साउंड देता है। ठीक। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि वो H2O है।
ये जो मैं बोल रहा हूँ काफी जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलना। ठीक, इसलिए मैं काफी आराम आराम से आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक, और यहाँ पूछा क्या है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन इन द जिंक ग्रेनुल। जिंक ग्रेनुल मतलब होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लो, आपको पता नहीं, ये पता है कि नहीं, वो जिंक के टुकड़े, बेसिकली जिंक जिंक जो हमारा मेटल होता है उसके टुकड़ों की यहाँ बात हो रही है, कि अगर मैं जिंक के टुकड़े को लूँ, HCl या H2SO4 में डाल दूं तो क्या होगा। ठीक, यहाँ मैं बस आपको HCl के साथ रिएक्शन करके दिखाया हूँ, लेकिन एग्जैक्टली सेम टू सेम रिएक्शन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का भी ऐसे ही सेम रिएक्शन होता है। ठीक, यहाँ पे ZnCl2 बना है, वहां पे बनता ZnSO4। ठीक, और H2O, सॉरी H2O नहीं, सॉरी H2 बनता। ठीक, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो उसे भी, Zn प्लस H2SO4, उसका दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 बनता। ठीक, और H2 गैस रिलीज होता। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ पे भी अगर डाउट हुआ हो तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ठीक, from the above three activities we can say that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place: change in state, change in color, evolution of gas, change in the temperature. As we observe the change around us, we can see that there is a very large variety of chemical reaction take place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो इन्होंने यही बताया है कि आपने जो भी ये चेंजेस होते देखे हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, इस तरीके के जो होते हैं उसको कहते हैं चेंज इन स्टेट। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे यहाँ H2 आप देख सकते हो, गैस का इवॉल्व हो गया यहाँ पे। चेंज इन टेम्परेचर, ये जिंक वाला जो रिएक्शन मैंने बताया, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यानी कि उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, या फिर हमें उसे हीट देना पड़ता है। ठीक, हम हम अगर उसे हीट दे रहे हैं, ठीक, तो वो एंडोथर्मिक होता है। अगर उसमें से हीट रिलीज हो रहा है, ठीक, अभी मैंने जो बोला था कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। बट उसका मतलब क्या होता है एंडोथर्मिक का, कि हम अपने पास से उसे हीट दे रहे हैं। जैसे कि हम किसी जैसे हम लोग अपना वो बनाते नहीं है, चावल, चावल को हम लोग गैस पे रखते हैं तो हम लोग उसको हीट देते हैं। सेम एग्जैक्ट उसी वे में अगर हम किसी भी रिएक्शन को होने के लिए अगर हम हीट दे रहे हैं अपने पास से, तो उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर वो हीट रिलीज कर रहा है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमें क्या देखते हैं, केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी नंबर 1 में हमने देखा था, एक कौन सा, वो मैग्नीशियम वाला। ठीक है, can be described as when the magnesium ion is burned in oxygen, it gets converted magnesium oxide. This description of chemical reaction in the sentence form are quite long. It can be written in the form of this. ठीक, आप इस फॉर्म में देख सकते हो। और ये जो है आपका काफी जरूरी है, ये मैं दिखाता हूँ। ये जो वाला जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है फिर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराइए और बना क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक, अब और देखो आप यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड होता है रिएक्शन के, जो लेफ्ट साइड होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक, और जो राइट साइड होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। हम कहते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब आगे देखते हैं। मैग्नीशियम, दी सब्सटेंस दैट अंडरगो द केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। देखिए एक्टिविटी 1 की बात हो रही है, उसको दिमाग, अब मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ ना, तो अब वो मैग्नीशियम रिबन वाला जो है आपके दिमाग में एग्जाम्पल, उसे वो चलना चाहिए पैरेलल में। ठीक, और ये आप जरूर से काम करना, अगर मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने साइड में अपने बुक खोल कर बैठे रहना। ठीक, तो शुरू करते हैं आगे। The substance that undergo the chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are the reactant. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. तो वही इन्होंने कहा है कि
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। अपवर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन them the reactant are written on the left ठीक। तो वही सिंपल सा इसमें सिंपल सा इन्होंने यही बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखा है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट लिखा है, और इन्होंने बताया कि इसको एरो से दिखाते हैं। मेरे ख्याल से ये सब तो आप जानते ही होंगे, 9th क्लास में ही आपने पढ़ लिया होगा। तो यही सब चीजें हैं इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं, इन्होंने डिटेल और नहीं कुछ बताया है। चलो आगे देखते हैं। और राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। वो मैं एरो एग्जैक्ट नहीं बनाया, लेकिन देखिए वहाँ पे कैसे एरो बनाया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बीच में कैसे एरो बनाया, ऐसे बनाया जाता है एरो एक्चुअली में, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, Mg प्लस O2 और MgO, ठीक। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशंस। ऊपर लिखा है, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर concise and useful if we use chemical formulas instead of the word. A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of the magnesium and oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written this form. बेसिकली इस पूरे टॉपिक में इन्होंने यही बताया है कि केमिकल इस तरीके से लिखना ज्यादा अच्छा रहता है, जो वर्ड वाले फॉर्म रहते हैं ना, वर्ड में जैसे ऊपर लिखा हुआ था अभी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके कंपेरिजन में ये ज्यादा बेहतर होता है। तो इन्होंने यही बता रखा है बस, इसमें और कुछ नहीं है। और इसमें देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इन्होंने इसमें क्या बताया है। एक मिनट मैं पहले पूरा देख लेता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इन्होंने इसमें बताया गया है कि रिकॉल द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। बेसिकली उन्होंने बस अपना एक फॉर्म से अदर फॉर्म में हो जाता है, तो बस वही है यहाँ पे। और इन्होंने बताया है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स ये लेफ्ट साइड रहते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड भी रहते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करना बताया है इन्होंने। तो आइए बैलेंसिंग भी देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो मैं आपको क्या कहते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ तो आप लिखते जाना ही सब। आप चाहो तो थोड़ा रोक रोक के वीडियो भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना जरूर से, ताकि आप बाद में रिवाइज भी कर पाओ। वरना मैं अभी बोलूंगा, अभी तो आपके दिमाग में रहेगा, फिर बाद में जब आपको दिमाग से, क्योंकि आप भी तो इंसान हो, दिमाग से तो उड़ ही जाता है। तो इसलिए ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाओ, इसीलिए उसको लिखना जरूर से, ठीक। चलो अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ तो पहले आप देखो, जिंक और ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन यहाँ आपको मिल ही गया। जो ऊपर वो Zn प्लस HCl के साथ में रिएक्शन, यहाँ साइड में देखिए आपने लिखा हुआ हूँ, जो ऊपर था एक्टिविटी उसी का, ये आपको मिल गया, आपके यहाँ एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग का देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए एग्जैक्ट ऐसे ही बॉक्सेस बना लेने हैं। और हमने अभी क्या बात किया है कि जो होता है मैटर, जो होता है, ठीक, वो एक फॉर्म से अदर फॉर्म में बच जाता है, ठीक। उसके नंबर ऑफ एटम नहीं वो चेंज नहीं होते हैं। तो आप ऐसा बॉक्स बना लोगे, और आप देखोगे कि रिएक्टर के साथ कौन कौन से आइटम है और उनको यहाँ एलिमेंट्स हैं, उनको साइड में ऐसे लिख लोगे। देखिए यहाँ पे जैसे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये ये था, इन्होंने पूरा लिख लिया है, ठीक। और फिर यहाँ पे आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके दिया हुआ है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट करके दिया हुआ है। तो आप चलो पहले हम लोग इस एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आप एक अपने से ट्राई करना, मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक। तो आप यहाँ क्या दिया है, जिंक
जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। आप ढूंढो क्या रिएक्टेंट के साइड वो जिंक है और क्या प्रोडक्ट के साइड वो जिंक है। दोनों साइड है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के भी साइड है और प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन है। और सल्फर देखो, सल्फर यहाँ पे रिएक्टेंट के भी साइड है और प्रोडक्ट के भी साइड है। ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट के भी साइड है, प्रोडक्ट के भी साइड है। यानी कि जो वो लॉ था वो तो यानी कि यहाँ लग रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो एटम होंगे वो सेम होंगे। ठीक। अब ऐसे बॉक्सेस बना लो, लिखो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट वाली साइड एंड नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट वाली साइड, जैसे इन्होंने लिखा है। ठीक। तो अब शुरू कहाँ से करना, हमेशा शुरू ऑक्सीजन से करना, फिर हाइड्रोजन से करना, फिर बाकी किसी और पे जाना। ठीक। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लो, शुरुआत ऑक्सीजन से ही करना। हाइड्रोजन का थोड़ा कभी का चेंज भी हो जाता है, लेकिन जब भी तुमको किसी भी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन दिखे तो शुरुआत हमेशा ऑक्सीजन से ही होनी चाहिए। ठीक। तो चलो हम यहाँ शुरुआत ऑक्सीजन से करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन देखोगे तो 4 है, तो दोनों साइड देखो 4 है। बहुत सही, तो दोनों साइड में फिल कर दो 4 4, इन्होंने भी किया है। अब चलो हम अब देखते हैं, हम हाइड्रोजन को देखेंगे। अब इस साइड भी 2 हाइड्रोजन है, उस साइड भी देखो 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है। सल्फर को देखो, इधर एक है उधर भी एक है। ठीक। और जिंक को देखो, दोनों साइड एक एक है, यानी कि दोनों साइड तो सिमिलर है, तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक। अब यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट नया एग्जांपल दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है। Fe प्लस H2O अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Fe3O4 और हाइड्रोजन। ठीक, H2। तो अब ये तो देखो बैलेंस तो नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा बैलेंस नहीं है, आप किसी एक एलिमेंट को उठाओ। हम यहाँ एक को उठाते हैं, Fe को। ठीक। Fe को उठाया, इस साइड देखो एक है, उस साइड देखो 3 है, यानी कि अनबैलेंस है, हमें पहले ही पता चल गया। ठीक। अब हम इसको बैलेंस करेंगे वो ऐसे ही बॉक्स बना के। तो हम क्या करते हैं, ये देखो इन्होंने यहाँ बनाया है बॉक्स। आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो अच्छे से, वहां पे आप देख पाओगे। तो वहां पे क्या है कि उन्होंने भी बॉक्स बनाया, एलिमेंट्स लिखे हैं Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा पहले हाइड्रोजन को ही हमें देखना है। तो हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट वाली साइड एक है। ठीक। और दूसरे वाली साइड 4 है। ठीक। और हाइड्रोजन देखोगे तो रिएक्टेंट वाली की साइड 2 है और दूसरे साइड भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन तो बैलेंस में है। आप देखते चलो और ये चीज सोचते चलो, इसी तरीके से आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए। Fe आयरन का देखोगे तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड देखो और प्रोडक्ट की साइड देखोगे तो एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 है। शुरुआत कहाँ से करना था, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये हाइड्रोजन है इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो हमारा ये है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, इन्होंने भी 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक। तो ये देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे आप रिएक्शन देखो, यहाँ पे यहाँ 4 आ गया यहाँ पे। अब अपनी एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे 4 आ गया। तो बस अब क्या हुआ, अब हमारा हाइड्रोजन तो 8 हो गया। ठीक। अब देखो यहाँ इससे जो 4 हमने इंटू किया और हाइड्रोजन के नीचे जो 2 है उससे इंटू करो, तो ये 8 हाइड्रोजन नहीं हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक। तो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन के बाद हमेशा हाइड्रोजन देखना। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आप अदर पे जा सकते हो, लेकिन पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। ठीक। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, दूसरे साइड हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 8 है ये 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे साइड हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा 8 हो जाएगा, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ देखो इस वाले इक्वेशन में, अब देखो यहाँ देखो 4 है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। अब आप देखो दोनों साइड आप गिनो, अब दोनों साइड आपके बैलेंस हो गए होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए होंगे। ठीक। अब आप आयरन की ओर देखो, Fe की ओर देखो आप, एक तरफ 3 है एक तरफ 1 है। ठीक। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि दोनों तरफ देखा है, फिर एक तरफ देखा कि 3 है एक तरफ एक ही है, तो एक तरफ हमने 3 से इंटू कर दिया।
इसे इंटू कर दिया है, तो हमारा इस साइड वाला भी बैलेंस हो गया। अब आप अगेन एक काम करो, अब आप इसे काउंट कर लो, इसे इस वाले रिएक्शन को काउंट कर लो, इसमें कितनी Fe अब है, कितने हाइड्रोजन अब है, कितने ऑक्सीजन अब है, ठीक। अब देखोगे तो दोनों तरफ का बैलेंस हो गया होगा, ठीक। तो बहुत इजी होता है बैलेंसिंग। आप ऐसे ही बस कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे ही आप करोगे प्रैक्टिस ना, तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा, आपको भी इजी लगने लगेगा। अभी आप सीख रहे हो तो आपको डिफरेंट लग सकता है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है अगर ना बने, आपको थोड़ा दिक्कत हो बनाने में, ये आ जाता है। ये ऐसे नहीं कि मैंने तुरंत बता दिया आपको तुरंत आ जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। जहाँ आप इसको प्रैक्टिस से जितना होगा उतना बढ़िया रहेगा। और इन्होंने देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिया है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करो कि Fe है तो सॉलिड, H2O है तो गैस, ये Fe3O4 है तो सॉलिड। ये जो होता है ना, ये सिंबल ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है आपको। ये जो बोर्ड में जो कॉपी चेक करते हैं ना टीचर्स, वो नंबर काट लेते हैं अगर आप ऐसे नहीं दिखाते हो कि ये सॉलिड है कि गैस क्या है। अगर आप ऐसे नहीं दिखाते हो तो उसपे नंबर करते हैं। तो आप श्योर शॉर्ट करना कि आप इस तरीके से जरूर से लिखो कि ये सॉलिड है कि गैस है कि क्या है, ठीक। और मैं अभी आपको क्या कहते हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो जिन्हें आप बैलेंस करके आप ट्राई जरूर करना, ठीक। तो बच्चों मैं आपको कुछ 20 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक। इससे आपका देखोगे 20 क्वेश्चंस करने के बाद आप देखोगे कि आपको बैलेंसिंग जो आपको इतना टफ अगर लग रहा होगा तो उतना टफ लगेगा नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। आपको काफ़ी तब अगर आप एक बार 20 क्वेश्चंस कर लेते हो अच्छे से तो आपको देखोगे काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। तो फिर हम आगे का जो है थोड़ा इसका इस टॉपिक का थोड़ा पोर्शन बचा है तो फिर वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप ये कंप्लीट अच्छे से कर लेना। ये 20 क्वेश्चंस मैंने जो दिया है आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है।